प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी सीडीपी क्लास जो कि फोकस कर रही है आपके जुलाई 2025 के एग्जाम को। यहाँ पर क्योंकि हम जुलाई के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, तो आज मैं आपको जो 2024 में जुलाई के महीने के दौरान जो आपका पेपर हुआ था वो आपको डिस्कस कराऊंगी। तो जल्दी से सभी प्यारे परीक्षार्थी लोग लाइव आ जाइए और लाइव सबसे पहले एनर्जेटिक थम्स और उस एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि रोज बच्चे लोग हमारे साथ टेस्ट दे रहे हैं, रोज जुड़ रहे हैं। तो जो हमारे टेस्ट के अंदर टॉप 10 स्कोरर होते हैं, मैं उनके नाम यहाँ पर जरूर लेती हूँ। तो सबसे पहले एक बढ़िया सा मोटिवेशन ले लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जिन्होंने कल टेस्ट दिया था उसमें से कौन रहे टॉप 10 स्कोरर। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैम टेस्ट के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, टेस्ट के प्रश्न होते हैं ना, जो मैं आपको यहाँ पर प्रश्न कराती हूँ ना, वही सेम प्रश्न आपके टेस्ट में मैं देती हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा मोटिवेशन आपके लिए, सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है। जब आप सफलता की ओर जाते हैं ना, तो आपको ठोकर मिलती है और आप गिरते भी हैं, लेकिन हर बार उठ खड़े होना असली जीत है। उन ठोकर से उठो, चोट लगी है मत उठो, पढ़ो सीखो और अपना सीटेट का जो गोल है उसको पार करो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारे टॉप 10 स्कोरर जो कल के टेस्ट के थे। ठीक है, तो सबसे ऊपर श्रीजी ब्लॉग 18, कविता 18, शौमी 18, सुग्रीव 18, रानी कुमारी 18, रीना तोमर 18, शगुफ्ता 17, दिल्ली 17, ट्विंकल शर्मा 17 और दीपिका 17। ये थे कल के हमारे टॉप 10 स्कोरर रीट के, नहीं सीटेट की क्लास के। ठीक है जी, बिल्कुल जी। सिंपल चौहान जी, संजय जी, अनुष्का जी, साक्षी जी, पूजा जी, वंदिता जी, फरजाना जी एंड एवरीवन 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 वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, जय जिनेन्द्र जी। बढ़िया तरीके से पढ़िए, बढ़िया तरीके से अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है, आज जुलाई के पेपर, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना 2024 में 3 पेपर हुए हैं, तीनों पेपर को इन 6 दिनों में आप एनालाइज कर लीजिए मेरे साथ। तो आज हम जुलाई 2024 का जो आपका पेपर हुआ था पेपर 1 को, कल पेपर 2 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 में कोई फर्क नहीं है, दोनों का लेवल वही सेम है, तो इसीलिए दोनों पेपर्स को करो। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। सभी को देखिए जी, शकुंतला जी यहाँ पर सीडेट की चल रही है, रीड की आप शाम को जोड़ो, सुबह भी आपको फायदा मिलेगा। चलो जी, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 30 प्रश्न आएंगे, पेपर 1 के आएंगे। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करो, अपने आप को चेक करो कितना तुम्हें आता है। ओके, चलो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई की बात करें तो सीसीई के लिए कौन सा सही है, सीसीई के लिए कौन सा सही है। ठीक है, बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, सबसे अच्छा जो बच्चे ने पोर्टफोलियो बनाया वो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे की बेटरमेंट कैसी हो रही है और बच्चा लर्निंग किस तरीके से बेहतर कर रहा है। मानकीकृत मानकीकृत मतलब होता है रिजिड स्ट्रक्चर, इसको हम कभी सही नहीं मानते। और मानकीकृत बुद्धि, तो बुद्धि को भी हम सही नहीं मानते, मानकीकृत तो हम सही मानते ही नहीं है, ये गलत किया, ये गलत किया। अब ऑप्शन बचता है पहला, बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो और ग्रोथ एंड लर्निंग पोर्टफोलियो। तो यहां पर ग्रोथ एंड लर्निंग, देखो सबसे अच्छा काम करना खुद सोचो, या फिर बच्चे की वृद्धि के बारे में और बच्चे के अधिगम के बारे में पोर्टफोलियो में दिया गया है, सही कौन सा होगा? सभी बता सकते हैं, आसान है, वेरी गुड भाई, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही, जो सेकंड दे रहा है वो जबरदस्त सही आंसर दे रहा है, वेरी गुड। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। ऐसे प्रश्नों करने का तरीका मैंने बताया हुआ आपको, यहां पर लगा दीजिए भाई बिकॉज और यहां पर लगा दीजिए क्योंकि, और क्वेश्चन को पढ़िए और उड़ाइए, बता ही रखा है, पढ़ो भाई। बिल्कुल साक्षी जी, बिल्कुल हेल्पफुल है। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। जो शिक्षक होते हैं ना, वो बच्चों के साथ काम करते हुए उनकी खुद की जो बाइसनेस है वो किसी के लिए पार्शियल हो रहे हैं, उस पर वो जांच करें, बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए। कारण समस्या समाधान की प्रक्रिया
कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। जो समस्या समाधान की प्रक्रिया होती है ना, उसमें फंक्शनल फिक्सनेस से बाधित होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो फंक्शनल फिक्सनेस आपके लिए हानिकारक होती है, क्योंकि फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है एक ही तरीके का इस्तेमाल करना। ठीक है, देखो यहां पर ये भी सही बात कही, यहां पर ये भी सही बात कही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे की बात नहीं कर रहे। तो आंसर क्या आएगा? वंदिता वेरी गुड, अनुष्का, शाओमी, आशिया वेरी गुड जी। ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही है, लेकिन दोनों, क्योंकि ऊपर तो पूर्वाग्रहों की बात है और नीचे समस्या के समाधान की बात है, दोनों टॉपिक ही अलग है, दोनों लेसन अलग है। स्टीरियोटाइप एक अलग लेसन है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक अलग लेसन है, तो दोनों जब लेसन ही अलग है तो दोनों सेटिस्फाई क्या करेंगे, है ना जी। तो आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपकी प्यारी प्यारी, बहुत ही प्यारी स्क्रीन पर आ चुका है। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? अवि कहता है कि मुझे तो अंकों की समझ ही नहीं है, इसीलिए मैं मैथ्स में खराब प्रदर्शन करता हूं। तो वो अपनी गलती तो मान रहा है, बताओ, अपनी गलती तो मान रहा है ना। वो ये कह रहा है कि मेरे अंदर मेरे को समझ नहीं है। वो क्या कह रहा है? मुझे समझ नहीं है। तो अपनी क्षमता की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी क्षमता की बात कर रहा है कि मेरे अंदर मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता ही नहीं है। उसने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने प्रयास कम किया, कहीं लिखा, उसने तो कहा मुझे समझ नहीं है, तो एबिलिटी की बात है। उसने कहीं पर ये नहीं कहा कि कार्य मुश्किल था, नहीं कहा, और उसने किस्मत की बात भी नहीं करी है। तो इसका आंसर क्या है बेटा जी? चौथा, लैक ऑफ एबिलिटी। उसने कहा मेरे में ही क्षमता नहीं है भाई समझने की, मैं ही नंबर की समझ नहीं कर पा रहा। तो आंसर क्या हुआ? डी, वेरी गुड। फोर्थ ऑप्शन वेरी नाइस। आगे बढ़ो, सभी प्रश्न अच्छे हैं, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, सीखना है। ओके, चलो प्रश्न नंबर 4। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा अनुशंसित दृष्टिकोण होगा? अगर आप बच्चे की परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आप क्या करेंगे? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चों के लिए एमके होता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, वो बच्चे को क्या देता है? सहारा देता है। उसके सहारे से, उसके गाइडेंस से बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है। यही तो कहता है, बताओ जी। वो कहता है कि वर्तमान स्तर से पूरी तरीके से असंबंधित काम दो, नो। वो कहता है छात्रों को कोई सहायता नहीं देना, नहीं नहीं नहीं, सहायता देने की बात करता है। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबिंबित और पूरा करें। तो व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि वो कहता है कि टीचर बच्चे को समर्थन देगी, बच्चे को सहारा देगी, मार्गदर्शन देगी, जिससे कि उसके वर्तमान स्तर बेहतर होगा। और जो सहारा दिया जाएगा ना, वो उसके वर्तमान स्तर के अनुसार दिया जाएगा। वेरी गुड भाई सुग्रीव, आकृति, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जेडपीडी की बात भी कर रहे हैं और यहाँ पर स्कैफोल्डिंग की बात भी कर रहे हैं। भाई तुम लोग तो जबरदस्त, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तालियां। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 5। प्रोग्रेसिव एजुकेशन आते ही आपके दिमाग में कौन आ जाएगा? बताओ जी, सभी प्यारे परीक्षार्थी कमेंट करो। प्रगतिशील शिक्षा आते ही आपके दिमाग में कौन आता है? जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा दी वो कौन है? शाओमी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो प्रगतिशील शिक्षा आते ही हमारे, ये देखो मैं शाओमी का नाम ही लिखने लग गई थी, बताओ जी। तो प्रगतिशील शिक्षा आते ही हमारे दिमाग में जॉन ड्यूवी आ जाएंगे। और जॉन ड्यूवी कहते हैं जितना बच्चा करके सीखेगा उतना ही बच्चा बेहतर सीखता है। तो करके सीखने को सबसे अच्छा सीखना कहा किसने? जॉन ड्यूवी ने। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे बढ़िया है?
जहां पर बच्चा एक्टिव रहेगा, जहां पर जो चाइल्ड है वो एक्टिव रहेगा। और टीचर का रोल क्या होगा? टीचर का रोल होगा बेटा जी फैसिलिटेटर का, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर का, एनवायरनमेंट प्रोवाइडर का। वेरी गुड, सभी ने सही बताया कि मैम टीचर प्राथमिक नहीं है, बच्चा प्राथमिक है। शिक्षक तो सुविधा प्रदाता है, बिल्कुल। टीचर ने जैसा कह दिया बच्चा यूं का यूं करेगा, नहीं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देंगे, नहीं भाई। आप सहारा दो बच्चे को, हाल पे मत छोड़ो। तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। आंसर आ गया जी बी, द टीचर सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर। टीचर जो है बच्चे को सहारा देगा, टीचर जो है बच्चे को सुविधा देगा, और बच्चा अपनी आप अपनी लर्निंग को सुनिश्चित करेगा। किसने कहा? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? आसान है। वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं सीटेट में। सीडीपी में 30/30 का लक्ष्य मैं आपको बताऊंगी कैसे मिलेगा। और मेरे साथ रेगुलरिटी बरतो, रेगुलर रहो, अपने आप नंबर आएंगे, क्योंकि बेस क्लियर हो जाएगा। नंबर कहाँ कटना है? बिल्कुल नहीं कटना। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 6। हॉवर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ क्या है? जो हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस की बात की है, बताइए कमेंट करके, हॉवर्ड गार्डनर ने कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है? सभी प्यारे परीक्षार्थी कमेंट करें। गुलशान, तरन्नुम, शर्मा, अनुष्का। और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने जो भी आपके सीटेड वाले हैं सबको शेयर कराओ भाई। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, भाई इंस्टाग्राम और फेसबुक, सब पे शेयर कराओ फटाफट। और बता दो कि दीपाली मैडम पढ़ाना शुरू कर दिया, आप घुस जाओ, आ जाओ जी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर देखो बच्चों के आ गए हैं। फिर से शाओमी ने सबसे पहले आंसर दिया, क्या बात है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत। क्या कहा मैंने? बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो गार्डनर के द्वारा दिया गया। जब गार्डन में बैठा था गार्डनर, तो उसको बहुत सारी बुद्धियां दिखी और उसने दिया बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब बहुबुद्धि के सिद्धांत में क्या दिया गया ये बताना आपको। एवरीवन प्रोसेसेस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन अ सेम वे। ये कहते हैं हर एक पर्सन दुनिया को एक ही तरीके से देखता है, नहीं, बल्कि ये तो अलग अलग तरीके की बात करते हैं। ह्यूमन बींग्स डेफर इन देयर एबिलिटीज इन डिफरेंट डोमेन। ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है, जो लोग होते हैं, वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग जगह पर। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि बहुबुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि केवल एक आयाम है। चलो जी, इससे एक क्वेश्चन और बन गया। बुद्धि को एक आयाम किसने कहा? बुद्धि का यूनिफैक्टर थ्योरी किसने? देखते हैं ये कौन बताता है। बुद्धि की जो यूनिफैक्टर थ्योरी है वो किसने दी? हिंट के लिए बता देती हूं, यूनिफैक्टर थ्योरी के जनक वो है जिनको बुद्धि मापन का जनक कहा जाता है। बताओ जी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सभी का आंसर आ गया। शाओमी, आकृति, साक्षी, मोहम्मद गुलजार, अरे भाई वाह, वेरी गुड। तो यूनिफैक्टर थ्योरी को देने वाले हैं एल्फ्रेड बिने। और एल्फ्रेड बिने को ही कहा जाता है बुद्धि परीक्षण के जनक। ठीक है। और प्रैक्टिकल थिंकिंग, चलो ये भी बता दो, देखते हैं किसको बेस क्लियर है। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात किसने की ये भी बताओ, देखते हैं कौन बता पाता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं, अगर आपको याद हो तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को हमने क्रिएटिव को ही प्रैक्टिकल कहा था। याद आ रहा है कुछ? बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे सी सी ई की बात की गई है। किसने अपने इंटेलिजेंस की थ्योरी में सी सी ई की बात की है? देखते अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया, एक भी पर्सन ने सही आंसर नहीं दिया। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात किसने की? व्यवहारिक बुद्धि की बात किसने की? भाई वेरी गुड। फिर से शाओमी, बहुत बढ़िया। रॉबर्ट स्टेनबर्ग, वेरी गुड। यूनिटी, गुड। नहीं 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 सुग्रीव, सैमुअल किर्क ने इंक्लूसिव एजुकेशन टर्म दिया था। सैमुअल किर्क नहीं है। अरे बाबा, जॉन लॉक, नो,
जॉन लॉक ने टेबुला रासा कंसेप्ट दिया था। तो आंसर क्या हुआ? स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ही, जिन्होंने त्रिआर्चिक थ्योरी की बात, बेटा बेस बनाते चलो, जितना अधिक आप लोग बेस बनाएंगे ना उतना ही अधिक आपकी बुद्धि काम करेगी। ठीक है, चलो तो आंसर तो देखो अपना सेकंड था, बच्चों ने सही दिया था। चलो जी आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 7, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी से प्रश्न है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी से प्रश्न है, यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। और इसको देने वाले कौन है ये बताओ। चलो ये बताओ तुम, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया, ये देखते हैं कौन बढ़िया पढ़ रहा है। जल्दी, आपका बेस यहां पर स्ट्रांग होता जाएगा और प्रश्न भी आते जाएंगे। चलो 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 बताओ भाई, बहुत बढ़िया। और इक्का दुक्का बच्चा कमेंट ना करो भाई, सभी कमेंट करो। नो सिंपल, नो नो नो। मैंने कहा कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं कहा, जो प्याजे दे रहे हैं वो गलत है। प्याजे इज नॉट द आंसर। देखो भाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है एक, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये तो आप कह दीजिए जीन प्याजे के द्वारा दिया गया। लेकिन कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है वो जे एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया। जेरोम सिंड्रोम ब्रूनर, जे एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। तो इसका देख लो भाई, देख लो, याद रखो, बहुत बेस बना रही हूं मैं आपके यहाँ पर। अब जेएस ब्रूनर कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, पहले किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले वो उसको छुएगा। जैसे मुझे पेन के बारे में जानना है ना, तो मैं पेन को छूंगी, उसके बाद मैं इसकी पिक्चर्स को पिक्चर बुक्स में देखूंगी, और फिर उसके बाद मैं अमूर्त चिंतन करने लगूंगी। तो बताओ कौन सा आंसर इसका सही है? सभी प्यारे प्यारे परीक्षार्थियों ने कमेंट करना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो हमने उसकी इमेज देखी, फिर सही है इमेज? नो, सबसे पहले तो हमने एक्शन करके सीखा, क्रिया आधारित सीखा, उसको हाथ से छुआ करके सीखा। उसके बाद हमने इमेज सीखी, और उसके बाद हमने सिंबॉलिक थिंकिंग करी, अमूर्त चिंतन किया। तो क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित इसका सही है। सबसे पहले किसी भी चीज को करके देखो, क्रिया, पेन को छू लिया, फिर इसी पेन की पिक्चर मैंने बुक में देख ली, फोन में देख ली, और फिर लास्ट में सिंबल्स, अमूर्त चिंतन करने लगी। तो इस थ्योरी की बात जेएस ब्रूनर ने दी है। यूनिटी ने बिल्कुल सही कहा, जिसमें जेएस ब्रूनर ने 3 स्टेजों की बात की है। अब ये 3 स्टेज क्या है? पहला है आपका सक्रिय, दूसरा है आपका आइकॉनिक, और तीसरा है आपका सिंबॉलिक। ठीक है, क्लियर है? याद रखो भाई, पेपर में आएगा। चलो आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, बेटा पढ़ाते सभी हैं लेकिन सिखाकर बहुत कम टीचर जाते हैं, ये बात ध्यान रखो। पढ़ाने को तो सभी है रेडी, लेकिन जो आपको सिखा जाता है ना, वही बेस्ट टीचर होता है। सीखना है तो मेरी क्लास में आ जाओ, सुबह 11 डेली। चलो, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल भाई, इमोशनल कनेक्शन होगा तभी तो आप मेरी क्लास में रेगुलर आओगे, जैसे कि रवि किशन है, जैसे कि वंदना है। ठीक है, तो यहां पर ये सही है। दूसरा कारण, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो बताइए।
हाँ जी बताइए। तो बिल्कुल सही है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला, बोथ आर नॉट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, बिल्कुल सही बताया, सबने सही बताया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ेंगे, सिंपल सा प्रश्न है, इसमें तो हमने सोचना ही नहीं होता। आगे बढ़ो। डेवलपमेंट, भाई विकास का टॉपिक अगर नहीं करा ना तो ये मान लो विकास नहीं होना आपका, इसलिए विकास का टॉपिक तो करना ही करना पड़ेगा। आपको बताना है विकास के लिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, बताओ भाई। विकास भाई माँ के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, तो विकास डिसकॉन्टिन्यूस तो नहीं होता, यानी कि असतत तो नहीं होता। विकास अकर्स इन स्पाइरल मैनर नॉट लीनियर, विकास चक्रीय रूप से होता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, बिल्कुल होता है भाई। रेखीय तो नहीं होता ना, एक जैसा हर जगह तो नहीं होता। विकास विशिष्ट से सामान्य, नो ये उल्टा लिखा है, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। और विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं बाबा, हर पहलू एक दूसरे से एकीकृत जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आपको विकास के चार पहलू हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल। ये चारों जी एक दूसरे से क्या है, संबंधित होते हैं। जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होगा उस दौरान आपका संज्ञान भी बढ़ रहा होगा, आप समाज से भी जुड़ रहे होंगे, और आप दिल तो बच्चा है जी, यानी कि इमोशंस भी जुड़ रहे होंगे, इमोशन भी बन रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सारे संबंधित होते हैं। तो ये वाला गलत हुआ, ये उल्टा दिया, ये गलत दिया, इसका आंसर आ गया बेटा दूसरा। विकास जो होता है वो स्पाइरल होता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। गुड। और मैं उम्मीद कर रही हूं कल की पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी, क्योंकि कल हमने टारगेट रखा था 150 होते ही लाइक आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ पीडीएफ मिल गई होगी सभी प्यारों को। चलो आगे बढ़े, बात करेंगे प्रश्न नंबर 10। लेव वाइगोत्स्की आ गया। अब लेव वाइगोत्स्की आते ही भाई साहब मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में आ जाता है HCl। क्या आपके दिमाग में भी आता है HCl, बताओ। तो यहां पर सोशल सोसाइटी, यहां पर कल्चर, और यहां पर लैंग्वेज यानी कि भाषा। तो आप समाज से जुड़ते हैं, आप संस्कृति से जुड़ते हैं, और आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ भाई क्या आंसर आया। सबने सही आंसर देना, बिल्कुल सबने, आसान प्रश्न है। देखो अडेप्टेशन, अनुकूलन की बात प्याजे मामा करते हैं, नहीं नहीं प्याजे चाचा करते हैं। इक्विलिब्रेशन की बात भी प्याजे चाचा करते हैं। सेल्फ इन्फोर्समेंट की बात BS स्किनर दादा करते हैं। तो यहाँ पर गलत 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 आंसर आ गया बेटा, यूज ऑफ इनर स्पीच। आत्मवाक के द्वारा बच्चा अपने आप को गाइड करता है, उसी को हम कहते हैं इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच इसका पूरा नाम है, अंदर अंदर से बातें करना। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे दूसरा, चलो आगे देखो, शाबाश आगे बढ़ो। किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आने दूंगी, टेंशन ना लो, बस पढ़ो आगे। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने, ठीक है, और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। आपको बच्चे को बताना है कौन सी चीज तैरती है और कौन सी चीज डूबती है। अगर पानी से हल्की चीज होगी तो वो तैरेगी, अगर पानी से भारी चीज होगी तो वो डूबेगी, यही तो होता है ना। बाकी तो भाई साहब कुलदीप सर बढ़िया बता सकते हैं, है ना। तो जितना मुझे पता है वो तो मैं आपको देखो बता ही रही हूँ, ठीक है। तो अब बच्चे को आपने फ्लोटिंग और सिंकिंग जैसी एक्टिविटी सिखानी है, और आप ये चाहते हैं कि बच्चा खुद करके सीखे, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हो। तो अब आप किस मेथड का यूज करेंगे, जल्दी बताओ। आसान है, देखो भाई लेक्चर में तो मैं ही बड़बड़ बड़बड़ करती रहूंगी, तो उसमें तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वीडियो दिखाने में तो मैं ही वीडियो दिखा रही हूँ, तुमने क्या ही कर लिया। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, तो पीपीटी, जैसे कि ये पीपीटी होगी, अब पीपीटी मैं ही दिखा रही हूं, तुमने क्या कर लिया। अब इसका जो आंसर है बेटा वो है गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशित खोज। इसके अंदर क्या होता है, आप बच्चों को खोजने का, समझने का मौका देते हैं। आप बच्चे को बोलेंगे ले बेटा पानी की बाल्टी है, तू पेन पेन डुबा दे, तू देख ये वाला पेन हल्का ही है, ऊपर ऊपर तैरेगा। तो इस टाइप से एक्टिविटी करवाओ, ठीक है। तो गाइडेड कंस्ट्रक्टिव इसको फॉलो कर रही है। चलो आगे बढ़ो।
प्रश्न नंबर 12, सभी प्रश्न समझ आने चाहिए, समझना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। फिर बता रही हूँ, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? स्मृति तकनीक का मतलब क्या होता है? जो आप ट्रिक्स बना लेते हो, जैसे कि मैं ट्रिक बनाऊं, एग्जाम्पल दूं मैं आपको, बहुत सारी ट्रिक्स है। तो लर्निंग स्टाइल की मैंने ट्रिक बताई थी, आपको याद है कि हमारी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो 4 तरीके से सीखते हैं। इनको हम अधिगम शैली कहते हैं। वो कौन सी है? VARK है। विजुअल, ऑडिटरी, रीड एंड राइट और काइनेस्थेटिक। रेगुलर रहोगे तो याद हो जाएगी। अब ये ट्रिक बनाई है मैंने, ठीक है। वार्क मतलब बच्चे की सीखने की शैली, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। निमोनिक्स वही शॉर्ट फॉर्म बना देना। इलेबोरेट रिहर्सल वही गाने के रूप में ऐसे याद कर लेना, ठीक है। कंसेप्ट मैपिंग फिगर बना बना के याद कर लेना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन रटना, यार रटना से कभी भी याद नहीं होता, रटना तो हमेशा गलत है। सिंपल सी बात थी, सोचना ही नहीं पड़ा आपको। पूजा कुमार ने बिल्कुल सही कहा मैम, पहला करेक्ट है। अंशु करेक्ट है। सुनीता जी बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरीके से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है? आपको यहां पर बताना है क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न यहां पर कौन सा नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग वाला प्रश्न यहां पर कौन सा नहीं है? अब हमेशा बताती हूं, लिख लो प्लीज, नोट कर लो। क्रिटिकल लिखा हो, ओपन एंडेड लिखा हो, क्रिएटिव लिखा हो, हाई लेवल थिंकिंग लिखा हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्रिएटिव लिखा हो, सॉरी क्रिएटिव तो हो गया, डाइवर्जेंट लिखा हो, इन सबका मतलब सेम होता है। डाइवर्जेंट लिखा हो, रिफ्लेक्टिव लिखा हो, इन सबका मतलब सेम होता है। अब देखो क्वेश्चन देखना, ओपन एंडेड भाई सेम है, ठीक है। एनालाइज सेम है, हाई लेवल थिंकिंग सेम है, लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को याद करना, यानी कि तथ्यात्मक जानकारी को याद करना, ये गलत है। क्योंकि तथ्यात्मक जानकारी जो है वो आपको रटने के लिए प्रोत्साहित करती है, रटो जी रटो, है ना। तो ये नहीं है, ये सब याद रख लो। यहां पर आप एक और जोड़ लो, एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है। ये सब एक जैसे हैं, सब भाई भाई बहन बहन है, ठीक है। अब देख लो कौन सी बहन है कौन सा भाई है। तुम नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में काम आएगा। मैं बता रही हूँ, जो बच्चे ट्रिक समझ के जाते हैं पेपर उनका निकलता है, डेफिनेटली निकलता है। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 14, करो करो करो, वेरी गुड। यहां पर लिखो बिकॉज, और यहां पर लिखो क्योंकि, और क्वेश्चन को उड़ाओ, शाबाश। देखो, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अगर हम क्लासरूम पेडागोजी की बात करें तो आपको हर बच्चे के कल्चर को ध्यान में रखकर पढ़ाना है, ठीक है जी। ये क्लियर है, ये तो सही बात थी। अब कारण क्या दिया? कक्षा में समता केवल, एक तो केवल वाला हमेशा गलत होता है, मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन के द्वारा सुनिश्चित। तो बेटा मानकीकृत गलत है, क्योंकि मानकीकृत का मतलब होता है जब आप एक ही कठोर ढांचे की बात करते हैं। यहाँ पर ए तो सही था, लेकिन आर गलत हो गया, तो ये रहा ए सही लेकिन आर गलत। किस किसने लगाया तीसरा? सबने लगाया, नेहा मिश्रा बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15। नेहा मिश्रा के नाम से तो मुझे बिग बॉस का अविनाश मिश्रा याद आ गया। ये देख लो भाई, इतना बिग बॉस दिमाग में बैठ गया ना मेरे, भूले नहीं जाता भूलने से भी, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 15, आप लोगों के साथ भी होता होगा, कभी किसी का नाम सुन के, कभी किसी का फेस देखकर आप किसी से उसको कंपेयर करने लगते होंगे कि यार ये तो मेरी बुआ की तरह दिखती है, ये तो मेरी मामी की तरह दिखती है। करते होगे कंपेयर, हाँ या ना? इसको हम क्या कहते हैं बताओ? जब हम
किसी भी चीज को जो हमें पता होती है हम उसे कंपेयर करने लगते हैं, उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या कहा जाता है? बताइए। हाँ जी, तो उसको क्या कहते हैं? सिंबॉलिक थिंकिंग। ठीक है, यानी कि प्रतीकात्मक चिंतन। ठीक है, चलो प्रश्न पे आ जाओ जी। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है, क्वेश्चन वही आ गया, जब वो एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी रस्टी ही समझती है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करेगा? जो पहले की उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंसी, नो, गलत है। जो पहले की उसकी स्कीमा बनी हुई है, अब उसकी स्कीमा क्या बनी हुई है कि रस्टी उसका कुत्ता था। ठीक है, अब वो बाकी कुत्तों को भी, बाकी डॉग्स को भी वो रस्टी ही समझती है। तो मतलब उसने अपनी स्कीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसी उसकी स्कीमा बनी हुई थी उसने अपनी उसी स्कीमा का यूज किया। इसको आप क्या कहोगे? कमेंट कर दो, बहुत प्यारा वाला कमेंट कर दो। इसको आप क्या कहोगे? वेरी गुड, इसको आप कहोगे एसिमिलेशन, सॉरी, यानी कि समायोजन। अब इसको आत्मसातीकरण भी कहते हैं, हिंदी में नाम बदलते हैं, इंग्लिश में नाम सेम ही रहते हैं। ईगोसेंट्रिक का मतलब बच्चे को लगता है जो मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं देख रहा हूं वही सही है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी का मतलब होता है चिड़िया तो उड़ गई लेकिन चीज वही है। मतलब बच्चे के सामने उस चीज को हटा दो, बच्चे की आंखों से वो चीज ओझल हो गई, तब भी बच्चे को वो चीज याद रहती है, उसको आप बोलते हो ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ठीक है, और कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ दिया या फिर उसके शेप को बदल दिया लेकिन चीज तो उतनी ही तो रहेगी, चीज तो वही रहेगी, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण का सिद्धांत। इजी है, तो यहाँ पर डी करेक्ट है, फोर्थ। चलो जी, बताओ भाई 15 में से कितना स्कोर आया जल्दी, फिर बाकी बचे 15 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर अगर आपको पढ़ा हुआ समझ आ रहा है और आपको लगता है कि दीपाली मैम के पढ़ाने से सीटेट निकल सकता है, तो आज ही मैं आपको कहूंगी जुड़ जाओ हमारे फाउंडेशन बैच के साथ। फाउंडेशन बैच का फायदा ये होगा कि जो भी आप कोर्सेस लेंगे, आपको अभी 5 महीने हैं, 5 महीने की तैयारी अभी से आप लोग करिए। लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज प्लस आपकी किट, वो सब कुछ मिलेगी। आप अभी इंक्वायरी पर कॉल करो और हमारे बैचेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सीटेट, यूपीटेट, यूपी सुपरटेट, केवीएस, डी ट्रिपल एस, बीपीएससी, सभी कोर्स अवेलेबल है। ओके, चलो तो बात करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी का स्कोर बढ़िया रहा होगा और मस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे। चलो आगे देखो, अब हम बात करेंगे 16 से 30 तक के प्रश्नों को। बढ़िया तरीके से पढ़ो और आसान प्रश्न है ये वाला। आनुवांशिकता पूरी तरीके से एक व्यक्ति के या के किस पर निर्भर करती है? जो आनुवांशिकता है वो किस पर निर्भर करती है? बताओ। अंशु यादव जी, पेड क्लास शुरू हो चुकी है यार, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी आपकी जो क्लास मिलेगी वो मिलेगी 6 बजे। ठीक है, चलो, तो हेडिटी टोटली डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स व्हाट। देखो भाई, हेडिटी जो होती है ना वो बायोलॉजिकल होती है, और जो सेक्स होता है, सेक्स मतलब क्या होता है भाई, फीमेल है, ये मेल है, वो आपका सेक्स है ना, तो वो ये भी आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है, ये भी आपका जैविक होता है। तो ये तो क्लियर हो गया, पहला तो सही होगा। अब पहला सही है, देखो ये गलत कर दो। ठीक है, सिर्फ सेकंड नहीं है। जो जेंडर होता है ना, जो जेंडर होता है वो सोशियो कंस्ट्रक्टेड होता है, वो समाज में बनता है, तो हेरिडिटी तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब देखो सेकंड गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बाकी देखो, आपकी शैक्षणिक सफलता, तो ये आपकी हेरिडिटी और ये आपके एनवायरनमेंट दोनों पर ही डिपेंड करेगी। और सीखने की शैली ये आपकी एनवायरमेंटल होती है। तो आंसर सिर्फ पहला है बेटा, सेक्स, यानी कि आपका मेल और फीमेल होना, ये आपका बायोलॉजिकल है, ये आपका हेरिडिटरी है। सुनो, आपके हेयर का कलर, आपके बालों का कलर, आपके आईज का कलर,
आपकी स्किन का कलर, ये सब फैक्टर्स वो है जो आपकी वंशानुक्रम से आती है। एक शॉर्ट्स मैंने बनाया था, वो शॉर्ट जाके देख लेना। उस शॉर्ट में मैंने आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को रिलेट करते पढ़ा है। हेरिडिटी क्या है? आपकी काली आंखें हैं। अब उस काली आंखों पे आपने लेंस लगा लिया और अब गाना गाने लग गए कि ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू, तो वो काली आंखें काली रहेंगी। वो ब्लू लेंस आज के लिए है, कल नहीं है। ठीक है, तो एक शॉर्ट है, देख लेना और क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, चलो, तो ये पहला क्लियर, इसका पहला सही था, ओनली सेक्स। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17, 17। आओ यहां पर लगाओ बिकॉज। ये तो दिमाग में बिठा लो कि भाई बिकॉज और क्योंकि लगा लूंगा और मैं आंसर को ठीक कर लूंगा, ये एक माइंडसेट बना लो। ठीक है, चलो आगे देखो। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चे अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। बच्चे की राय सुनो, बच्चे की आवाज को महत्व दो और हाँ, बच्चे को मौके दो। तो ये तो दोनों ही क्या है बेटा? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। सबने बोला मैम दोनों सही हैं, और अब दोनों सही होंगे तो हम ये लगा देंगे बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट। गुड, सही है। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका डिसेबिलिटीज से डिसऑर्डर से। बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं। दोहराव और बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? कल भी ये प्रश्न आया था, रिसेंट पेपर में भी इस टॉपिक से प्रश्न आया, और देखो जुलाई में भी इसी टॉपिक से प्रश्न आया। क्या है ये है ऑटिज्म। ऑटिज्म का जो बच्चा होता है वो एक ही बात को बार बार रिपीट करता है, क मैं जा रहा हूँ। वो आंखें भी नहीं मिला पाता, आंखियों से गोली मारे वाला होता है ना, वो भी नहीं कर पाता ये बच्चा अपनी बात को कहने से डरता है। ये बच्चा एक ही व्यवहार को बार बार रिपीट करता है। इस बच्चे का स्टीरियोटाइपिंग बिहेवियर होता है। तो आंसर क्या आया? वेरी गुड, आंसर आया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कल भी रीसेंट पेपर में भी ये प्रश्न था और जुलाई के पेपर में भी ये प्रश्न। अब आप खुद देख लीजिए कि कैसे कैसे वो घुमा 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 प्रश्न पूछता है। ठीक है, अपने बच्चे पढ़ लेंगे बेटा, अपने बच्चे सब कर लेंगे, मेहनत करते रहो बस। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम निस्सहायता, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, जो बच्चा एक जगह टिकता नहीं, कभी यहाँ भागेगा कभी वहां भागेगा। 90% प्राइमरी के बच्चे ऐसे ही मिलेंगे आपको। और सेरिब्रल पाल्सी का मतलब होता है जब आपके हाथ और पैर ना ठीक से बैठ पाते ना चल पाते, सेरिब्रल पाल्सी। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा पहला, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 19, 19। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं कब? जो बच्चे होते हैं वो लर्निंग प्रोसेस में कब पूरी तरीके से शामिल होंगे और एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे? बताओ। अब मैं तुम्हें यहाँ पर पढ़ा रही हूँ सीटेट का, तुम्हारा पेपर है, तुम्हें पेपर क्लियर करना है 5 महीने में, तो आप तो एक्टिव रहोगे ना, क्योंकि भाई हमारे पेपर के अनुसार मैडम पढ़ा रही है। और अगर मैं पढ़ा दूं भाई एसएससी बैंकिंग का, तुम बोलोगे उड़ी बाबा ये मैडम, मेरी मैडम को क्या हो गया, क्या पढ़ा रही है, तुम्हारा इंटरेस्ट गायब, है ना? तो अगर हम बच्चे को उन्हीं के संदर्भ के अनुसार पढ़ाएंगे तो बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और आपकी क्लास में आएगा भी और आपसे पढ़ेगा भी। राइट, वही बात है। पहला, ये मेमोराइज करना रटना गलत है। अगर मैं बच्चों के इमोशंस को समझू ही ना, भाई बच्चा क्लास में बैठ के रो रहा है, मैं लगातार पढ़ाई जा रही हूँ, लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रही हूँ, मुझे फिक्र ही नहीं है कि बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चे को नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है, बच्चा परेशान है, मुझे फिक्र नहीं है, तो बच्चा अगली बार स्कूल में ही नहीं आएगा, बोलेगा मैडम तो ध्यान नहीं देती, देखो मेरे को चोट लगी थी और मैडम तो अपने पढ़ा के चली गई। तो इसीलिए सोशल इमोशनल को भी भाई इग्नोर आप नहीं कर सकते, और पुराने ज्ञान से जोड़ते हुए नया ज्ञान पढ़ाना है। अगर आप पुराने ज्ञान को रिलेट नहीं करोगे, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑटिज्म पढ़ाया था और आज मैंने आपको वो क्वेश्चन कराया, मैंने रिलेट कर दिया, तो आप ज्यादा अच्छा समझ जाते हो, है ना? तो इसलिए रिलेट करते पढ़ाओ। तो इसका आंसर क्या है भाई? पहला,
गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होंगी तो बच्चा अच्छा सीखेगा। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 20, आमतौर पर सीखने की अक्षमता और सीखने की कठिनाइयां वाले बच्चों में क्या होता है? ये वो बच्चे हैं जिनको क्या है, लर्निंग डिफिकल्टीज है। अब लर्निंग डिफिकल्टी का मतलब क्या है? डिसलेक्सिया होगा, डिसग्राफिया होगा, भाई डिसकैलकुलिया होगा, है ना? यही सारी होती है लर्निंग डिफिकल्टीज। अब आप बताओ, अगर किसी भी बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी है तो उसको किस चीज में प्रॉब्लम आएगी? देखो भाई, लर्निंग डिफिकल्टी मतलब पढ़ने की प्रॉब्लम आएगी। अब पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम्स कहाँ दी हुई हैं? पढ़ो। नजर कमजोर होने के कारण पढ़ने में परेशानी, तो ये तो विजुअल इंपेयरमेंट है, ये लर्निंग थोड़ी है, ये तो विजुअल वाली बात होगी ना। ठीक है, दूसरा पढ़ो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में समस्या, तो ये तो भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, डिस्थीमिया वाला पर्सन है। एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम होना, बिल्कुल। अब बताओ ये किसका एक एक्सप्लेनेशन है? जब आपको एक जैसे अक्षर, जैसे कि बी और डी दिख गया, जैसे कि यू और वी दिख गया, ठीक है, ये एक जैसे दिखने वाले अक्षर को आप गलत पढ़ लेते हो। आपको पढ़ना होता है बैट, आप उनको पढ़ लेते हो डैट। ठीक है, आप ये पढ़ लेते हैं, ये नहीं पढ़ते। तो ये किस डिफिकल्टी का नाम है? बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा। भाई वेरी गुड, यूनिटी ने लिख दिया भाई आंसर। यूनिटी जी, शर्मा जी, क्या बात है शर्मा जी। स्वाति सिंह, गुड। इसको आप बोलते हैं डिसलेक्सिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ठीक है, और आईक्यू कम है तो ये डिफिकल्टी लर्निंग की तो नहीं है, वो तो बौद्धिक क्षमता होगी, है ना? तो इसका आंसर क्या है? तीसरा। वेरी नाइस, देख लो भाई, पढ़ने वाले बच्चे तो आए हैं भाई क्लास में, गुड। चलो आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21, 21। मैम सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराइएगा प्लीज मैम। प्रीति यादव ने कहा है कि बढ़िया, अच्छा है। देखो ये कमेंट एक बार पढ़ेंगे फिर आगे लेके चलूंगी आपको। कि प्रीति कह रही है मैम सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराइए। तो एक बार जो जो बच्चे टॉपिक वाइज प्रश्न करना चाहते हैं वो एक बार थम्स अप डाल दो, एक बार थम्स अप डाल दो। फिर अगर थम्स अप मुझे, जैसे अभी 120 बच्चे बैठे हैं, तो अगर थम्स अप में मुझे आधे से ज्यादा थम्स अप मिल गए तो मैं टॉपिक वाइज प्रश्न शुरू कर दूंगी मंडे से। चलो बताओ, जल्दी से जल्दी डालो एक बार, जल्दी। आई जस्ट वांट टू सी कितनी डिमांड है, क्योंकि डिमांड के अनुसार चलते हैं। चलो ओके, थम्स अप तो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन बहुत स्लो आ रहे हैं, मतलब नहीं है, मजा नहीं आ रहा। थम्स अप आ रहे हैं, गुड। मतलब आप लोग चाहते हो, ये मतलब हुआ ना। चलो गुड, फिर इस बारे में विचार करते हैं। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब 21 प्रश्न करो। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरियां बाधा उत्पन्न होती हैं। पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, उसको क्या कहा जाता है? भाई अभी तक थम्स अप आ रहे हैं, अब तो मुझे लग रहा है 100 थम्स अप तो आ ही गए होंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये वो अवधि है जिसमें आपका मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है, ऑप्टिमल विकास होता है, ऑप्टिमल डेवलपमेंट होता है, लेकिन आप कई हद तक पीछे रह जाते हो। तो उस अवधि को क्या कहते हैं? बताइए। उस अवधि को कहते हैं बेटा जी सेंसिटिव पीरियड। याद रखो, सेंसिटिव पीरियड को ही इंपॉर्टेंट पीरियड कहते हैं। इस बार भी प्रश्न आया हुआ है, इसी को ही ऑप्टिमल पीरियड कहते हैं और इसी को ही क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। देख लो कितने नाम है। सेंसिटिव के अलावा ये सब भी आपके ऑप्शन में आ सकते हैं इस बार के पेपर में। तो संवेदनशील अवधि वो अवधि होती है जो किसी भी क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, महत्वपूर्ण अवधि होती है। ठीक है जी, तो इसका आंसर बेटा जी चौथा है, बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रश्न नंबर 22। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? अच्छा प्रश्न है। हम किसी भी जेंडर के बारे में ना हम पहले से ही सोच लेते हैं, लड़की है बाहर नहीं जाएगी, लड़का है हाँ अब जा बेटा पूरी रात तू बाहर है। तो हम
उस जेंडर के लिए अपनी ही अवधारणाएं पूर्व कल्पित, जो हमारी पहले पुर्तवाकालीन से जो चलती आ रही अवधारणा, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे बताइए? शाबाश। तो उसको बोलेंगे बेटा जी जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पर पहला बिल्कुल सही, पहला बिल्कुल सही। डी क्यों दे रहे हो भाई? डी नहीं है। जेंडर टाइपिंग प्रारूप नहीं है, जेंडर की पहचान भी नहीं है, भेदभाव है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 23, समावेशी कक्षा में यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है बताओ जी? समावेशी शिक्षा आते ही ना आपके दिमाग में होना चाहिए सबकी शिक्षा सबके साथ। ठीक है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में कौन सा सही लगता है ये बताओ भाई? विशेष बच्चे हमेशा पाठ्यचर्या पर काम करते हैं, तो ये जो ऑलवेज है ना ये गलत कर दिया इसको, क्योंकि ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा एक ही चीज नहीं करनी होती, अपनी चीजों को बदलो। नेक्स्ट देखो, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। बिल्कुल भाई, हर बच्चा जितने भी क्लासरूम में एक्टिविटीज हैं सब पे शामिल है। गुड। विशेष बच्चों को जरूरतमंद और आश्रित के रूप में देखा जाता है। नो, विशेष बच्चे को आपने दिव्यांग कहा है, आश्रित नहीं कहा, नीडी नहीं कहा उनको। सभी बच्चे समान पाठ्यचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र, यानी कि सभी बच्चे एक ही पाठ्यचर्या को फॉलो करेंगे और सभी बच्चों को मैं एक ही तरीके से पढ़ाऊंगी, नहीं बाबा, अलग अलग तरीके से पढ़ाओ। ठीक है, और देखो हर चीज लचीली रखो, फ्लेक्सिबल रखो, समान मत रखो। ठीक है, गलत ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सही है, सेकंड करेक्ट है। और याद रखो एक बात और सुन लो, जो स्पेशल के बच्चे होते हैं ना, स्पेशल के बच्चे, उनका नाम पता है क्या क्या होता है? एक होता है CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, इनको ये कहते हैं। इनको और दिव्यांग कहते हैं, यानी कि भगवान के दूत कहते हैं इनको। ठीक है, तो इनको आप कभी भी नीडी मत मानिएगा। ओके, चलो प्रश्न नंबर 24, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आप क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्न क्यों पूछते हो बताओ? अब मैं आपसे क्यों सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछ के मैं आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस क्यों देती हूँ? क्यों मैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले प्रश्न पूछती हूँ बताओ? इससे क्या होगा? वंदिता बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इक्विटी की बात की गई है इंक्लूसिव में, यानी कि समता। समता का मतलब होता है बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनको सुविधा देना। करेक्ट है, गुड, बहुत बढ़िया। चलो बताओ जी, छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान विकसित करने में सक्षम बिल्कुल कर पाएंगे। छात्रों को ज्ञान और समझ का आकलन करने के लिए बिल्कुल कर पाएंगे। उच्च स्तरीय और समस्या समाधान बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन रटवाना, याद रखना, मेमोराइज करना इज नेवर बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 मेमोराइज इज द रॉन्ग ऑप्शन। कभी भी बच्चे को मेमोराइज मत करो, कभी बच्चे को रटवाओ मत। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 25, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज की बात करें, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज किसने दिया बताओ एक बार? बताओ बताओ बताओ, बिल्कुल एक्टिव रहना है भाई। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किसके द्वारा दी गई है? देखते हैं कौन बता पाता है। सामाजिक निर्माणवाद उपागम किसके द्वारा दी गई है? आकृति जी बताइए। अच्छा कुछ और पूछा था, रुको रुको रुको, मैंने गलत पढ़ लिया क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नॉट वाला पढ़ लिया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा देखो, मैंने भी आंसर भी नहीं पढ़ा। ओके ओके ओके, सही है सही है सही है, करेक्ट है करेक्ट है। यहाँ पर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग और हायर थिंकिंग को बढ़ाना है भाई, सही है सही है सही है। मैं भी, मुझे लग रहा है मैं भी भावों में बह गई, है ना? ये गलत वाला है, आप सही वाला पूछो, तो ये रहा थर्ड। चलो गुड, आगे बढ़ो। अच्छा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात किसने की थी? मेहंदी हसन जी। इज इट PYQ? हाँ भाई, PYQ की फुल फॉर्म होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था
कि जुलाई के पेपर का पहला पेपर 1 के प्रश्न आज मैं करा रही हूँ, और कल मैं आपको जुलाई के पेपर के पेपर 2 के प्रश्न कराऊंगी। तो पीवाईक्यू तो है ही बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई, सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात लेव वाइगोत्स्की ने करी, बहुत बढ़िया है। अब आप बताओ मुझे, लेव वाइगोत्स्की इन चारों में से क्या कहते हैं? बताइए, शाबाश एवरीवन, वेरी गुड। तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया जो अलगाव में होता है। नहीं नहीं नहीं, सबके साथ जुड़ के बात करते हैं। अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक, केवल शब्द बहुत गंदा है, केवल कक्षा में नहीं होता। अधिगम एक निष्क्रिय, मतलब बच्चा निष्क्रिय, पैसिव होके सुनेगा, नो पैसिव नहीं। अधिगम जो होता है वो बच्चा समाज में रहकर अपने अर्थ का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही है। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 26, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे बढ़िया पार्टिसिपेट करें, लेकिन लाइक नहीं करते हैं मैम को। तो जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वही सिर्फ लाइक का बटन दबाएं, बाकी कोई नहीं दबाए। जो लाइक नहीं किए हैं वही लाइक का बटन दबा दें। चलो बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, शाबाश। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू करते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते। होता ही है, कुछ बच्चा जल्दी बोलना सीख गया, कुछ बच्चा देरी से बोलना सीख गया, ठीक है। तो क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न होता है। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं ना, वो सिर्फ क्या है, सांकेतिक होते हैं। बाकी हर बच्चे का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। तो बिल्कुल सही है भाई, कोई बच्चा जल्दी बोलेगा, कोई बच्चा जल्दी से, कोई बच्चा देर में सीखता है, तो ये तो होता ही है, ठीक है। चलो गुड, आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 27। यही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपके केवीएस में आया हुआ था, थोड़ा सा बस लैंग्वेज बदल थी, बाकी सब सेम था। अब देख लो भाई, क्या लेवल टच कर गया सीटेट। अब बच्चों की लंबाई और बच्चों का वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि जो है वो किसका उदाहरण है? भाई लंबाई को भी आप माप सकते हैं और वजन को भी आप माप सकते हैं। तो जिन चीजों को मापा जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए, जिन चीजों को मापा जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अफेक्टिव में तो भाई दिल तो बच्चा है जी, वो आता है, नहीं है। कॉग्निटिव में दिमाग से सोचो भाई, दिल से नहीं, दिमाग की बात करता है ये। क्वालिटेटिव में गुणों की बात करता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन हाइट और वेट को तो मापा जाता है, तो ये किस में आएगा? ये मात्रात्मक परिवर्तन में आएगा बेटा जी। ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, वो मात्रात्मक होती है, आप उसको माप सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही, क्वांटिटेटिव। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 28, बहुत बढ़िया प्रश्न था, इस प्रश्न में आपको जरूर सोचना पड़ा होगा। चलिए प्रश्न नंबर 28, ओनली 3 क्वेश्चन लेफ्ट फॉर टुडेज क्लास, वेरी गुड। आज स्पीड बढ़िया थी, ठीक है। साक्षी पांडे जी कह रही है मैम दिल तो पागल है। हाँ भैया, तुम्हारे दिल ही पागल है, हमारा तो दिमाग ही चल रहा है, हम तो दिल नहीं लगा सकते, हम दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पर, तुम दिल लगा रही हो। पढ़ लो, आ जाओ, पेपर निकल जाए, टीचर बन जाओ, फिर दिल तो पागल, दिल तो बच्चा सब कर लेना तुम। आ जाओ जी, प्रश्न नंबर 28 पे आओ। हिंस की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है। अब देखो अरुणिमा ने क्या बोला, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। वो कहती है कि जो चोरी की गई थी वो, हाँ बिल्कुल सही है कि चोरी करना गलत है, लेकिन उसकी जरूरत है, इसीलिए उसने चोरी की। तो यहाँ पर जो वो चोरी कर रही है उसको सही माना है। तो आप बताइए क्या होगा उसका सही ऑप्शन? बताओ जी, बताओ जी। सोशल कंसर्न की बात करते हैं, मोरालिटी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट यानी कि नैतिकता का विरोधाभास करते हैं, अपने राइट्स के लड़ने की बात करते हैं, और डेमोक्रेटिकली यानी कि अपने अनुसार राइट्स को बदलने की बात भी करते हैं, करेक्ट है।
दंड और तो यहाँ पे दंड की बात नहीं है, और यांत्रिक लेने का देना, टिट फॉर टैट भी नहीं है, लेने के देने की बात भी नहीं है यहाँ पर। पूरा पढ़ाऊंगे बेटा, कोल वर्क बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ कंफ्यूज क्यों होते हो आप, क्योंकि आप ठीक से पढ़ते नहीं, ठीक है। और ओबीडियंस वाला भी गलत है, पनिशमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे सोचो ये इसका आंसर नंबर बी सेकंड बिल्कुल सही है कि भाई जब तुम्हारे अनुसार चीजें नहीं होगी तो तुम उसको बदल दोगे, है ना। क्लियर है। SCHR मौर्य बी होगा मीन, क्योंकि नैतिकता की भी बात है, बिल्कुल नैतिकता की बात है, मोरालिटी की बात है, लेकिन मोरालिटी में कंस्ट्रेंट है, यानी कि विरोधाभास है, यानी कि अपने अनुसार बदलने की बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 29th आपकी स्क्रीन पर। चलो, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा सही है। अगर हम प्रतिभाशाली की बात करें, गिफ्टेड की बात करें, जिनकी IQ 130 प्लस चली जाती है, अब उन गिफ्टेड बच्चों के लिए बताओ जी, इन चारों में से कौन सा सही होगा, बताइए। नुसरत फैजी मैम, क्लास कब से स्टार्ट है। देखो डेली का टाइम 11 बजे का होता है क्लास का, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। और आज आपकी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है ये, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर जो आपका दिसंबर में पेपर हुआ था ना अभी 14 को, उस 14 का पेपर 1 पेपर 2 कराए, जाके वो भी देख लेना, फायदे में रहोगे डेफिनेटली। अब ये आज जुलाई पेपर 1 है, ओके। चलो बताओ, प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, क्यों भाई, अक्षमता हो सकती है, मुक्त तो नहीं होते। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट होते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में उत्कृष्ट हो, ध्यान से सोच समझ के आंसर दो, आकृति जी, वंदिता जी, यूनिटी जी। तीसरा, प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरीके से संबंधित नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा खुश रहे, दुखी भी रह सकते हैं, ये तो कोई विशेषता नहीं है। और चौथा, प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं, बेटा ये चौथा सही है। चौथा सही है कि जो सामान्य बच्चे हैं उनसे ज्यादा बेहतर, मतलब जल्दी सीखते हैं, ये विशेषता है। बाकी हैप्पी, पॉपुलर, एकेडमिक बकवास ऑप्शन है, कोई ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, चौथा सही, डेफिनेटली 100% सही, ठीक है। चलो, मनीषा रावत मैम आपने कराया, बिल्कुल भाई ये सब करा चुकी हूँ, ये पुराने पेपर है, सारे पेपर कराए मैंने, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 30 पे आ जाओ। जीन प्याजे के अनुसार, ध्यान से पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की इनमें से कौन सी विशेषता है, बताइए जी। क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन, कंजर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमिटेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। लेकिन मैं आपके कमेंट्स को नहीं देख रही, क्यों नहीं देख रही आपके कमेंट्स, मुझे ये भी आंसर दे दो, क्योंकि लास्ट प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न भाई साहब कहां पर देना होता है आप सभी को मालूम ही है, अब तो फेमिलियर हो ही चुके हो। तो लास्ट प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दे देंगे, कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर दे देना, और मुझे बता देना क्या होगा सही आंसर। देखो हिंट के लिए देख लो, सीरिएशन की बात कॉन्क्रीट, कंजर्वेशन अलग है, एब्स्ट्रैक्ट अलग है, इमिटेशन अलग है, रिवर्स अलग है, लेकिन सिंबॉलिक और एनिमिज्म हो सकता है। तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अब बता दो भाई क्लास कैसी लगी है, जबरदस्त मस्त लगी। 29 क्वेश्चंस वी हैव डन, 25 में से हाउ मच यू गेट, जल्दी कमेंट करो। और मैं शिवा मैम को बोल देती हूँ, वो अगर नहीं दिख रही होंगी तो तुरंत से वो क्या करेंगी, वो देख लेंगी, और फिर आपको टेस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर देंगी। अब सब बच्चे क्लास के तुरंत बाद भागो और टेस्ट दो, और जो प्रश्न अभी हुए उनको रिवाइज करो, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, क्लास समझ में आ रही है, तो कल हम जुलाई के पेपर का पेपर 2 कवर करेंगे, सब बच्चे भागते भागते दौड़ते दौड़ते आ जाना, ठीक है। जुलाई पेपर 2 कवर करेंगे, ओके। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर 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 एंड क्लियर,
गुड। मैम फोन नहीं उठा रही है, आई थिंक मैम क्लास लगा रही होंगी। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में ना टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। नुसरत फैजी जी, टेस्ट कहीं नहीं होता। टेस्ट आप क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट टेस्ट दे दो, आपको कहीं नहीं जाना, ना किसी ऐप पे जाना, ना कोई पैसे, ना कुछ, फ्री है बिल्कुल। मैं सिर्फ आपके लिए बनवाती हूँ, देखो मेहनत करते हैं हमारे सभी जो हमारे टीममेट्स हैं, वो टेस्ट आप लिए डेली बनता है और आप उस टेस्ट को डेली करते करोगे भी। ठीक है, चलो फिर बाय बाय एवरीवन। तो फिर लिंक जो है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। याद रखो, समझ आ रहा है तो 50% ऑफ पे कोर्स परचेज कर लो। क्लास आपको पहली मिलेगी कल, यानी कि थर्सडे को। कल थर्सडे है ना, कल पहली क्लास मिलेगी पेड में, याद रखो, जुड़ जाना उससे पहले। चलो नंबर ये है, कॉल कर लो, जुड़ जाओ। टेस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में। चलो बाय, टेक केयर। अभी जब क्लास खत्म होगी ना, कमेंट्स बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, मैं ही डाल दूंगी अगर मैम बिजी होंगी। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, बाय 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 एंड बाय बाय।